बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस देश में लगता है अदालत नहीं होती, जिस देश में इंसान की हिफाजत नहीं होती। इस देश में लगता है अदालत नहीं होती, जिस देश में इंसान की हिफाजत नहीं होती। मखलूक़ खुदा सर पे कफन बांध के निकले, हक़ के लिए लड़ना तो बगावत नहीं होती। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर मौजूद मोहतरम जनाब शहर नांदेड़ की मशहूर व मारूफ समाजी शख्सियत, मैं उनको सियासी नहीं कहते हुए समाजी इसलिए कह रहा हूँ कि गुज़िश्ता 18-20 सालों से वो समाज के मसलों और मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं। आज तक वो किसी ऐवान में बतौर नुमाइंदा मुंतखब नहीं हुए हैं, इसलिए उनको मैं जब तक वो एमएलए मुंतखब नहीं होते समाजी शख्सियत ही कहूँगा। मोहतरम जनाब फ़ारूक अहमद साहब और तमामी मोतबर शख्सियात वक्त की कमी की वजह से नाम नहीं ले सकते। मुद्दे की और मेन बात यह है कि अनकरीब असम्बली के इलेक्शन है और फ़ारूक अहमद साहब के नाम का नांदेड़ जुनूब साउथ से ऐलान हो चुका है। जब से फ़ारूक अहमद साहब के नाम का ऐलान हुआ है, बहुत सारे होशियार पढ़े लिखे दानिश्वर हजरात जो अपनी दानिशमंदी को झाड़ते हुए ये कह रहे हैं कि यहाँ से नांदेड़ जुनूब से सीट किस तरह से आ सकती है। तो मुख्तसरन अंदाज में मैं 2-3 मिनट के अंदर अपनी बात रखूँगा, क्योंकि वक्त की कमी है। फ़ारूक साहब को भी कहना है कि 1962 से लेकर 1967 तक, यहाँ से फिर 1967 के बाद से 72 तक और 1972 से लेकर 1978 तक मुसलसिल 3 मरतबा एक शख्सियत नांदेड़ के एमएलए हुआ करते थे, जब नांदेड़ का एक हल्के असम्बली हुआ करता था जनाब नूरुल्लाह खान साहब, उसके बाद जनाब सैयद फ़ारूक पाशा साहब, उसके बाद 1978 के अंदर फिर यहाँ से नांदेड़ से एक मुसलमान चुनकर आता था जिसका नाम था सैयद फ़ारूक पाशा साहब। तो ये दो जनाब नूरुल्लाह खान साहब, ये दो शख्सियतें ऐसी थी जो नांदेड़ के मुसलमानों के और नांदेड़ के दबे कुचले समाज की तबक़ात की नुमाइंदगी असम्बली के अंदर करते थे और उनके लिए आवाज़ उठाते थे। लेकिन 1978 के बाद से यहाँ की सेकुलर ताकतें बिलखुसूस अशोक राव चौहान और उनके वालिद साहब शंकर राव चौहान यहाँ पर जब से बरसर इख्तिदार हुए हैं, मुसलसिल यहाँ से मुसलमानों को और दलितों को ख़ास तौर पर सियासत के ऐवानों से दूर रखा गया, सिर्फ बल्दिया तक उनको महदूद रखा गया। और ये कहा गया एमएलए के इलेक्शन के वक्त कि अगर किसी मुसलमान को हम एमएलए का टिकट दे भी देते हैं तो उन्हें गैर मुस्लिम हजरात वोट नहीं देते। जब एमएलसी का इलेक्शन आता है तो एमएलसी के वक्त कहते हैं कि मुसलमान उतना पैसा खर्चा नहीं करता, इस इलेक्शन में नगर सेवकों को ख़रीदना होता है और बहुत सारे पैसे लगते हैं। ये कहकर एमएलए के बार हर बार यहाँ से मुसलसिल मुसलमानों का पत्ता कट करने का काम यहाँ की सियासत ने और यहाँ की क़यादत ने और मुसलमानों ने जिन्हें अपना कायद, अपना लीडर, अपना रहनुमा तस्लीम किया था, उन लोगों ने किया। मुसलसिल गुज़िश्ता 40 सालों से यहाँ पर किसी मुसलमान को बड़े अहदे पर मुंतखब होने नहीं दिया। अगर हम तारीख़ की तरफ देखते हैं और नज़र दौड़ाते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या मुसलमानों ने यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ा? ऐसा तो नहीं है, हरगिज़ ऐसा नहीं है। बल्कि हम देखते हैं कि 1994 में यहाँ से अलहाज अब्दुल समद साहब ने इलेक्शन लड़ा और असम्बली के अंदर 44,000 वोट अलहाज अब्दुल समद साहब ने लिए। 1999 में फिर एक मुसलमान लड़ा, 2004 में लड़ा, 2009 में लड़ा, यहाँ पर हामिद सरवरी साहब ने इलेक्शन लड़ा, 2004 में गफ्फार खान साहब ने इलेक्शन लड़ा, फिर 2014 में सैयद मोइन साहब ने इलेक्शन लड़ा। ये हम तमाम लोगों की लिस्ट अगर देखते हैं, इनके वोटों के आंकड़ों को देखते हैं तो हमें इस बात की शदीद तकलीफ़ होती है कि यहाँ पर जब कभी किसी मुसलमान ने इलेक्शन लड़ा, अफसोस और सद अफसोस इस बात पर है कि हमने जिसे अपना लीडर और रहनुमा मुंतखब किया था, वो लोगों ने आखिरी वक्त में मुसलमानों की चलती हुई हवा और मुसलमानों की बढ़ती हुई सियासी क़यादत को देखते हुए गैर मुस्लिम एरियों के अंदर ये ऐलान किया कि मुसलमान चुनकर आ सकता है। और 1994 में और 1999 में नांदेड़ से शिवसेना की सीट खेलकर यहाँ से एमएलए के लिए मुंतखब होता है। लेकिन अब्दुल समद साहब, गफ्फार खान साहब, सैयद मोइन साहब, हामिद सरवरी साहब, ये लोगों को यहाँ पर जीतने का मौका नहीं दिया गया। फिर 2009 के बाद 2 असम्बली हल्के बनते हैं। 2009 के अंदर साउथ के साथ नॉर्थ एक असम्बली हल्का जुड़ता है। 2009 के अंदर हम देखते हैं वहाँ से हमने डीपी सावंत को अशोक चौहान के नौकर को चुनकर दिया, सिर्फ इसलिए कि नांदेड़ में 2014 में फिर किसी मुसलमान को मौका दिया जाएगा। लेकिन अशोक चौहान का नौकर, अशोक चौहान का गुलाम, अशोक चौहान की सोसाइटी में काम करने वाला एक मुलाजिम, एक खादिम, एक प्रोफेसर, उसको महाराष्ट्र की असम्बली के अंदर मिनिस्ट्री का दर्जा मिलता है। और 2014 के अंदर फिर मुसलमानों को चॉकलेट दिया जाता है। और 2014 के अंदर जब अशोक राव चौहान के नौकर को दोबारा मौका मिलता है तो हमने सोचा था कि हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से अपनी ताकत
ताकत को बुलंद करेंगे। और हमने एक कॉरपोरेटर के तौर पर अब्दुल हबीब बागबान का इंतखाब किया था, लेकिन चंद हज़ार वोटों की वजह से अफसोस के साथ वो भी इलेक्शन नहीं जीत पाए। तो ये पूरी तारीख हम देखते हैं, तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर मुसलमानों ने इकट्ठा वोट किए, बड़े जोश के साथ वोट दिए, बड़े जज्बात के साथ वोट दिए, लेकिन मुसलमानों के जोश और जज्बात इसलिए अधूरे हो गए कि मुसलमानों के पास मुसलमान समाज के साथ कोई और समाज का वोट शामिल हाल नहीं था। अगर मुसलमानों को, जैसा अब्दुल समद साहब ने 94,000 वोट लिए थे, उस वक्त अगर दलितों के 10 से 12,000 वोट मिलते तो अब्दुल समद साहब यहाँ से बतौर आमदार चुनकर आते। लेकिन जब अब्दुल समद साहब ने 44,000 वोट लिए तो उसके अपोज में हम देखते हैं सुरेश गायकवाड़ जो दलित समाज के थे, जिन्होंने संविधान पार्टी से अपना उम्मीदवारी और नामांकन दाखिल किया था, वो दलितों के 15,000 वोट लेते। अगर दलितों के 15,000 वोट अब्दुल समद साहब को मिलते तो नांदेड़ में आपका अपना आमदार बन जाया होता कई साल पहले। लेकिन यहाँ की सियासत ने इस बात को मंजूर नहीं किया कि कोई मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला असम्बली के अंदर आपके नुमाइंदगी करे, आपके हक के लिए आवाज़ उठाए। ये तो मंजूर कर लिया कि एक फ़िरका परस्त ज़हन रखने वाला खेलकर शिवसेना यहाँ से जीत जाए, लेकिन कोई मुसलमान न जीते। इसके बाद 2014 के अंदर वही हुआ। नांदेड़ शुमाल से बालाजी कल्याणकर जो शिवसेना का था आमदार, वो चुनकर आ गया, लेकिन अब्दुल हबीब बागबान को बर्दाश्त नहीं किया गया, गफ्फार खान को, सैयद मोइन को बर्दाश्त नहीं किया गया। ठीक उसी तरह 2019 में फारूक अहमद को बर्दाश्त नहीं किया गया। और फारूक अहमद जब इलेक्शन लड़ते हैं तो फारूक अहमद को 27,600 चिल्लर वोट मिलते हैं, और वहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार साबिर चाउस को 20,000 चिल्लर वोट मिलते हैं। अगर हम दोनों का कैलकुलेशन करते हैं तो 46,000 वोट होते हैं। और उसी वक्त हम्बरडे को अपने दलालों ने, गुलामों ने, गुत्तेदारों ने और ये नाम निहाद नगर सेवकों ने, जिनको नाली और सड़क के अलावा, गुत्तेदारी के अलावा कौम और मिल्लत के मसलों से कोई लेना देना नहीं, उन नगर सेवकों ने 10 से 15,000 वोट हम्बरडे को दिलाए। अगर साबिर चाउस, फारूक अहमद और हम्बरडे के वोट हम काउंट करते हैं तो तकरीबन 65 से 70,000 वोटों का यह आंकड़ा होता है। अगर यही आंकड़ा किसी एक मुसलमान को, हम फारूक अहमद को या साबिर चाउस को अगर देते, इकट्ठे वोट करते, तो कुछ बड़ी बात ना होती। मुसलमानों, आपका नुमाइंदा 2019 में मुंतखब हो जाता। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, फिरका परस्तों को यह बात मंजूर नहीं, और ख़ास तौर पर फारूक अहमद मंजूर नहीं। आज फारूक अहमद की इमेज को हम देखते हैं तो मैं कल औरंगाबाद में एक सियासी मीटिंग के अंदर था, वहाँ पर औरंगाबाद के दानिश्वर और पढ़े लिखे लोग कह रहे हैं कि नांदेड़ से फारूक भाई को एक मौका ज़रूर दीजिए। आप पूना के अंदर जाइए, पूना के पढ़े लिखे वो लोग बोल रहे हैं फारूक अहमद को एक मौका मिलना चाहिए। पढ़ी लिखी क़यादत है, सूझबूझ रखने वाली क़यादत है, आपके सियासी मसलों को समझने वाली दानिशमंद क़यादत है, आपके समाजी मुद्दों को उठाने वाली और बड़ी बेबाकी और बेखौफी के साथ हुकूमतों और ऐवानों और कलेक्टर और एसपी तक पहुंचाने वाली आवाज़ है। फारूक अहमद रोड, नाली और सड़क का लीडर नहीं, बल्कि फारूक अहमद मुसलमानों के तई उठने वाली, टीपू सुल्तान के लिए हक की आवाज़ उठने वाली, वो आवाज़ के साथ आवाज़ उठाता है और जाता है इंगोली के अंदर, और टीपू सुल्तान के जलसे से बड़ी बेबाकी और बेखौफी से वो चीज़ें कहता है जो एक आम मुसलमान स्टेज से और माइक से कहने को जेल की सलाखों के पीछे चले जाने से डरता है। फारूक अहमद उस शख्सियत का नाम है। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक बड़े लीडर डर रहे थे। उन हालात के अंदर वो लीडर ने ये तक कह दिया था कि औरंगज़ेब मुसलमानों के लीडर नहीं है। उस वक्त में प्रकाश अंबेडकर को लेकर औरंगज़ेब की मज़ार पर पहुंचने वाली शख्सियत का नाम फारूक अहमद है। फारूक अहमद क्यों ज़रूरी है, इस पर हम अगर गुफ्तगू करेंगे तो बहुत लंबी चौड़ी हम गुफ्तगू कर सकते हैं। बहरहाल आपको ये मैं मुख्तसर अंदाज में कहना चाह रहा हूँ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मुझे भी बहुत मोहब्बत है, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अकेली पार्टी से बिना इत्तेहाद और बिना दीगर समाज के वोट लिए सीट हरगिज़ नहीं आ सकती। अगर आप वोट देते हैं तो आपका वोट ज़ाये है। अब इसके बाद हम देखते हैं हम्बरडे को अगर आपको वोट देखना है तो आप उठाइए 2019 से लेकर 2024 तक कितने मुद्दे मुसलमानों के ऐसे आए थे जिस पर हम्बरडे को हमने वोट दिया था, हमने अपना नुमाइंदा, अपना लीडर, अपना एमएलए मुंतखब किया था। अगर हम्बरडे ने आपकी आवाज़ उठाई तो बेशक हम्बरडे को आप ज़रूर वोट दीजिए। अगर हम्बरडे ने यूसीसी पर कुछ बोला तो आप वोट दीजिए, अगर हम्बरडे ने एनआरसी पर कुछ बोला तो उसको वोट दीजिए। आज हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर वक्फ का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा और मसला बन गया है। पार्लियामेंट से लेकर असम्बलियों तक वक्फ बिल का विरोध किया जा रहा है। अगर हम्बरडे ने अंदर
अंबर डे की 1 मिनट की कहीं क्लिप है कि वक्फ की ज़मीन मुसलमानों की ज़मीन है और मोदी सरकार उस पर कब्जा करना चाहती है, अगर अंबर डे ने कहीं 1 मिनट की बाइट कही है तो मैं आपको खुले मन से फारूक अहमद के सामने कह रहा हूं कि आप अंबर डे को वोट दे दीजिए। अगर एनआरसी के ऊपर अंबर डे ने आपकी आवाज़ बनाई है, आपकी नुमाइंदगी की है, तो आप अंबर डे को वोट दे दीजिए। अगर वक्फ बिल पर अंबर डे आपका नुमाइंदा बना है तो आप अंबर डे को वोट दीजिए। अगर आपके किसी मसले पर पोकरना ने या फिर खतगौकड़ ने या फिर किसी दीगर ऐसे लीडर ने जो कहता है कि मैं सेकुलर लीडर हूं, उन्होंने अगर आपके मसले आपके मुद्दों पर आवाज़ उठाई है तो बेशक आपका हक है कि आप उसे वोट दीजिए। हमें तो फारूक अहमद के अलावा कोई और शख्स नज़र नहीं आया इन मसलों पर और मुद्दों पर बात करने के लिए, इसलिए हम बेखौफ ये कह रहे हैं कि फारूक अहमद नांदेड़ के सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि दलितों का, दबे कुचलों का, पिछड़ों का, SC ST का, माइक्रो OBCs का लीडर है। फारूक अहमद को 2019 में एक झटका दिया गया। खुदारा ऐसे लीडरों की कदर व कीमत कीजिए और ऐसे लोगों को ऐवानों तक पहुंचाइए। वक्त और हालात की मुझे इजाज़त नहीं दे रहे, नहीं तो बहुत कुछ आपसे मुखातिब होना था। इंशाल्लाह फिर कभी आपसे बात की जाएंगी। फारूक अहमद के अंदर बात करने की जो काबिलियत है तो उस पर किसी शायर के 2 मिसरे मैं कहना चाहता हूँ। बात कैसी, कहाँ और क्या की जाए ये भी सुने जाती है अगर बात करने का सलीका हो। तो फारूक अहमद एक बहुत बुलंद और बहुत बड़ी शख्सियत है। ये सिर्फ MLA के लेवल का आदमी नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि महाराष्ट्र के मुसलमानों की तर्जुमानी करने के लिए अगर फारूक अहमद को आप किसी भी फ़िरका परस्त लीडर के सामने खड़े कीजिए और बतौर मुसलमान लीडर फारूक अहमद को पेश कीजिए, चाहे वो फडणवीस हो, राणे हो, ठाकरे हो या जितने सेकुलर और फ़िरका परस्त लीडर है, सबकी बोलती अगर कानून के दायरे में जमहूरी अंदाज में बंद न किया तो मैं कहता हूँ कि फारूक अहमद को अपना लीडर मत बनाइए। वक्त की तंग दामनी की वजह से मैं अपनी जगह इस शेर के साथ लेता हूँ। फारूक अहमद की नज़र ये शेर कर रहा हूँ। शोला हूँ भड़कने की गुजारिश नहीं करता, शोला हूँ भड़कने की गुजारिश नहीं करता, सच मुँह से निकल जाता है कोशिश नहीं करता, गिरती हुई दीवार का हमदर्द ज़रूर हूँ लेकिन चढ़ते हुए सूरज की परस्तिश नहीं करता। वाखिर उद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।